मेरा नाम आरुष है। मैंने घर में ही शादी हॉल खोला हुआ था। मेरे शादी हॉल में जो भी दुल्हन की शादी होती थी, उसकी शादी हॉल में आने के बाद इज्जत खराब हो जाती थी। आखिर ऐसा क्यों होता था? लड़कियों की इज्जत खराब होने की वजह से गांव के सारे लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो, और गांव का माहौल एकदम से सनसनीखेज हो गया था। मगर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। मैं तो खुद ये बात पता लगा रहा था कि ये सब कुछ आखिर हो कैसे रहा है, क्योंकि मेरे भी घर में जवान बहनें थीं। मैं भला किसी की बहन बेटी की इज्जत कैसे खराब कर सकता था? लेकिन एक दिन जब मैंने पता लगाया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है, तो मुझे पता चला कि ये सब तो मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ। हमारा गांव छोटा तो ज़रूर था, मगर बहुत खूबसूरत था, और इस गांव में सारे ही इज्जतदार लोग रहा करते थे। मेरे परिवार में मेरी 3 जवान बहनें, जिनका मैं इकलौता भाई था, और मेरी एक बूढ़ी माँ भी थी। पिता की मौत हाल फिलहाल में हुई थी। पिताजी के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं पढ़ा लिखा था। मैंने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरा नाम गांव के इज्जतदार लोगों में आता था। लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि मेरे पिता भी इस गांव के एक इज्जतदार आदमी थे। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरा घर बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा था कि मुझे एक दिन प्लान आया, क्यों ना हमारा घर इतना बड़ा है कि मुझे अपने नीचे का पूरा पोर्शन ऐसे लोगों को किराए पर दे देना चाहिए जो लोग शादियां करते हैं, जैसे कि शादी हॉल टाइप। गांव में शादी हॉल की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग घरों से ही शादियां कर लिया करते थे। इसलिए मैंने अपने घर के हॉल को लोगों को शादी हॉल की तरह इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। लोग इसमें छोटे मोटे फंक्शंस और शादियां भी कर लिया करते थे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जितने भी लोग मेरे घर से शादी या कोई प्रोग्राम किया करते थे, उसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मेरा यही काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ शादियां हुआ करती थी, मैं उन लोगों के घर काम काज में खूब हाथ बटाया करता था और कोशिश करता था कि इन लोगों का फंक्शन अच्छे तरीके से निपट जाए, किसी तरह की कोई कमी न रहे, ताकि अगली बार भी ये लोग मेरा ही घर फंक्शंस के लिए किराए पर लिया करें। हमारे पूरे गांव में हमारे जैसा घर किसी का भी नहीं था, इसलिए मेरा ये तरीका काम कर गया था। मैं अपने इस तरीके से ढेर सारे पैसे कमा रहा था। सब बिल्कुल सही चल रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे घर से शादियां कर चुके थे, मगर अचानक एक दिन मेरे घर पर शादी होने वाली दुल्हन के साथ एक घटना घट गई। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि दुल्हन को बेहोश करने के बाद उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था। हमारे गांव के एक जमींदार की बेटी की शादी मेरे ही घर से होने वाली थी। मैंने उनको अपने घर का नीचे वाला पूरा पोर्शन दे दिया था, जबकि दूसरी मंजिल पर दुल्हन के लिए एक कमरा भी बनाया गया था। जमींदार अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश था, क्योंकि उसकी बेटी बहुत शरीफ थी और हमेशा उसकी बेटी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। वो बहुत अच्छी थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी। आज उसकी मेरे घर से शादी होने जा रही थी। दुल्हन की बारात हमारे द्वार पर आ गई थी। बारात का खूब अच्छे से स्वागत किया गया था। उन लोगों को खाना भी अच्छे तरीके से खिलाया गया था, और खाने में वैरायटी भी कई तरह की थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने भी उन लोगों का भरपूर तरीके से साथ दिया था, क्योंकि मेरे घर में होने वाली हर शादी में मैं अपने दोस्तों के साथ भरपूर हिस्सा लिया करता था। शादी की सारी रस्में संपन्न हुई थी, और फिर जमींदार ने अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर दिया था। सारे काम सही तरीके से हो गए थे। जमींदार की बेटी इज्जत के साथ अपनी ससुराल को चली गई थी। जमींदार बहुत खुश हुआ था। मुझे मेरे घर के किराए के पैसे भी मिल गए थे। मेरे जिस हॉल से उन लोगों ने शादी की थी, उसकी कीमत उन लोगों ने अपने घर से जाने से पहले पहले ही दे दी थी, और मैंने सफाई करने वाले नौकरों से कहकर हॉल की सफाई करवा ली थी। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। सारे काम निपटाने के बाद मैं भी अपने घर में आकर लेट गया था, क्योंकि जिसके यहाँ पर शादी हुआ करती थी, खाना तो मैं और मेरा दोस्त इसी शादी में खा लिया करते थे। थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया था और गहरी नींद में सो गया था। सुबह मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ कर उठाया था। वो कहने लगी कि उठो बेटा, नीचे बहुत सारे लोग आए हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं गहरी नींद में था, इसलिए माँ से कहने लगा, माँ मुझे सोने दो ना, क्यों मुझे तंग कर रही हो? आपको पता है ना कि रात मुझे जागते जागते कितनी देर हो गई थी। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि गांव के काफ़ी सारे लोग घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और हंगामा काट रहे हैं। मैं घबराकर उठा और माँ से कहने लगा कि आप ये क्या कह रही हो?
माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खिड़की से झांक कर देख लो। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जल्दी से उठा और अपना हाथ मुंह धोया और फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे की तरफ गया। ये देखकर मैं दंग रह गया कि गांव के बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर मेरे घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? ये लोग तो सच में बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि इनके साथ गांव के मुखिया जी, सरपंच जी और बड़े बड़े जमींदार भी मौजूद थे। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि क्या हो गया है आप सब लोगों को? सबका एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? उन लोगों ने गुस्सा करते हुए मुझसे कहा कि आरुष, तुम्हें याद होगा कि रात तुम्हारे घर से एक लड़की की विदाई हुई है। मैंने कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर बात क्या हुई है? सरपंच जी ने आवाज लगाकर उस लड़की को इशारा किया। वो लड़की रोते हुए आगे बढ़ी। ये वो लड़की थी जो रात दुल्हन बनी बहुत खुश नजर आ रही थी और जिसकी बारात यहाँ पर आई थी। अब तो इस लड़की की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि ये बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते इसकी आंखें भी मोटी मोटी हो गई थी। न जाने ये कब से रो रही थी। मैंने कहा, सरपंच जी, इसे क्या हुआ है? तो सरपंच जी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सरपंच जी कहने लगे, ये वही लड़की है जिसकी शादी तुम्हारे घर से हुई थी और यहाँ से विदा होने के बाद इसके पति ने इसे डाइवोर्स दे दी और सुबह ये अपने पति से डाइवोर्स लेकर वापस अपने पिता के पास आ चुकी है। मैंने कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? रात ही तो इसकी शादी हुई थी। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि इसके पति ने इसे डिवोर्स दे दी? सरपंच जी कहने लगे, क्योंकि कल रात इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके पति का कहना है कि ये कुंवारी नहीं है, बस इसीलिए उसने इसे डाइवोर्स दे दी। जब ये रोते हुए अपने घर आई और इसके माता पिता ने इससे पूछताछ की कि ये सब कुछ इसके साथ कैसे हुआ, तो इसने बताया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे घर में ही हुआ है। कल रात जब ये अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो ये बेहोश हो गई थी और फिर उसके साथ किसी ने गलत काम कर दिया। जब ये होश में आई तो इसे पता नहीं रहा कि इसके साथ क्या हुआ है, मगर जब ये विदा होकर अपने पति के पास गई तो उसके पति को साफ साफ पता चल गया था कि ये कुंवारी नहीं रही। इस लड़की की जिंदगी खराब हो गई और ऐसा सिर्फ तुम्हारे घर में शादी करने की वजह से हुआ है। गांव वाले ये बात कहकर शोर मचा रहे थे कि बताओ रात इसके साथ क्या हुआ था, मगर मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैं उन लोगों से कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं सच सच कह रहा हूँ। फिर गांव का एक आदमी कहने लगा कि सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ इसने ही किया है, क्योंकि ये इसका घर है और ये अपने घर में कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? भला मैं किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ ऐसे कैसे खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी जवान जवान बहनें हैं। इस तरह खूब हंगामा होने लगा था। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम जानती हो उसको जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? तो वो लड़की तो कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं थी, बस लगातार रोई जा रही थी। मैंने गांव वालों से कहा कि क्या किसी के पास इस बात का सबूत है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है? मेरी बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए थे। मैंने कहा, हो सकता है कि इस लड़की के साथ पहले ही सब कुछ हो चुका हो और ये लड़की घबराहट की वजह से कमरे में बेहोश हो गई हो। इसे लगा हो कि कल रात ही इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पति ने किसी और बात की वजह से इसे डाइवोर्स दे दी हो। मेरी बात सुनकर सरपंच जी कहने लगे कि ये लड़का ठीक कह रहा है, हमें इस पर बिना किसी सबूत के आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरपंच जी की बात पर सारे गांव वाले खामोश हो गए थे और इस तरह ये बात जैसे तैसे खत्म हो गई थी। उस लड़की के फैसले के लिए गांव में पंचायत रखी गई थी। उस लड़की से शादी निभाने के लिए पड़ोस के गांव वाला वो लड़का तैयार नहीं था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, और फिर वो उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल चुका था। गांव वालों ने जैसे तैसे गांव के एक ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी करवा दी जिसकी पत्नी पिछले साल मर गई थी। वो लड़का बहुत अच्छा था और अच्छी जगह नौकरी किया करता था। इस तरह उन दोनों की शादी हो गई और ये मामला जैसे तैसे रफा दफा हो गया था और फिर से मेरे घर में शादियां होनी शुरू हो गई थी। मगर 2 महीने बाद जब फिर से उसी जमींदार के छोटे भाई की बेटी की शादी मेरे घर में रखी गई तो उसके साथ भी वही कुछ हुआ था जो उस लड़की के साथ हो चुका था। अगले दिन फिर से मेरे घर के आगे भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सारे ही लोग हंगामा कर रहे थे कि घर के बाहर निकलो।
मैं जैसे ही शोर की आवाज सुनकर घर के बाहर गया तो ये देखकर मैं दंग रह गया था कि फिर से सारे लोग इकट्ठा होकर कह रहे थे कि कल रात फिर से तुम्हारे घर में हमारी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। आखिर तुम्हारा शादी हॉल में ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो कि इससे पहले भी एक लड़की के साथ ये सब कुछ हो चुका है और तुमने कहा था कि लड़की को उसके पति ने या तो किसी और बात पर डाइवोर्स दे दी होगी या फिर लड़की के साथ ये सब कुछ पहले कभी और हो चुका होगा। इस बार भी दूसरी लड़की का यही कहना है कि उसके साथ ये सब कुछ तुम्हारे शादी हॉल में रात के समय हुआ था, जब अचानक वो तैयार होते समय बेहोश हो गई और फिर जब उसे होश आया तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। जब वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो उसके पति ने यह बात कहकर उसे डाइवोर्स दे दी कि तुम कुंवारी नहीं हो, और फिर वो लड़की सुबह के समय अपने मायके वापस आ गई। अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है? क्या इस बार भी इसी लड़की के पति को कोई गलतफहमी हुई है? मैं तो उन लोगों की बात सुनकर घबरा गया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मगर मैं इस टेंशन में था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितना इज्जतदार हूँ। मेरे पिता के बारे में भी आप लोग जानते थे। हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने भी किसी की बहन बेटी को नजर उठाकर कभी नहीं देखा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हर फंक्शन में मैं आप लोगों के साथ काम में लगा रहता हूँ। तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो कामकाज में इतना वक्त ही नहीं मिलता कि मैं एक पल सुकून कभी ले सकूं। खाना भी आप लोगों की नजरों के सामने ही बैठकर खाता हूँ, और फिर जब तक आप लोग अपने घर को वापस नहीं चले जाते तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाता। वो लोग कहने लगे, तो फिर तुम्हारे यहाँ दूसरी बार ऐसा हादसा क्यों हुआ? मैंने कहा, मैं इस बात का कोई जवाब नहीं जानता, क्योंकि आप लोगों की ही तरह इस घटना से मैं भी अनजान हूँ। मैंने इस बार फिर से गांव के लोगों से यही कहा था कि क्या कोई ऐसा सबूत है जो ये बात जाहिर करता है कि इस लड़की के साथ गलत करने वाला मैं हूँ। जब लड़की से पूछा गया तो उसने मना कर दिया कि उसे नहीं लगता कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है। इस तरह पंचायत ने इस लड़की के हक में भी कोई सही फैसला करके इस लड़की की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया था। मगर मैं इस बात से परेशान था कि मेरे घर में ये सब कुछ कैसे हो रहा था। आखिर मेरी अपनी भी तो बहनें थीं, उन्हें तो आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। गांव वाले सबका इल्जाम मुझे दे रहे थे। वो तो अच्छा होता था कि मैं अपनी समझदारी से और सबूत की बात करके उन लोगों के सवालों से बच जाता था, मगर मैं परेशान इस बात से था कि अगर किसी दिन इन लोगों को कोई ऐसा सबूत मिल गया जो ये बात जाहिर करता हो कि दुल्हनों के साथ ये सब कुछ मैं करता हूँ, तो मुझे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। आखिर गांव में मेरी क्या इज्जत रहेगी? मेरी माँ ने जब मुझे परेशान देखा तो वो यही कहने लगी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तो कभी किसी बहन बेटी पर गंदी नजर नहीं डाली, तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मेरा कारोबार तो मेरा घर ही था, जिसको मैं किराए पर देता तो लोग मेरे घर से अपने बच्चों की शादी किया करते थे। अब उन्होंने मेरा घर शादियों के लिए लेना बंद कर दिया था। गांव का कोई भी इंसान मेरे शादी हॉल से शादी नहीं कर रहा था। आखिर इसी से तो मेरा अपना घर चल रहा था। मेरा कोई और काम भी नहीं था, क्योंकि मैं इस सब से ही अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। कई लोगों को तो मैं इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश भी करता था, मगर कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अब मेरे घर से कोई भी शादी नहीं करता था। मैंने अपना नीचे का हॉल बंद कर दिया था। मेरे दोस्त भी मुझसे इस बारे में पूछते थे कि आखिर तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं दिलाते। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं लोगों को तो कई बार यकीन दिला चुका हूँ। बिना किसी सबूत के लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं। मेरे दोस्त भी मेरे साथ मिलकर शादी के कामों में लगे रहते थे। हम 3 दोस्तों का ग्रुप था। जब भी मेरे घर में कोई फंक्शन होता था, मैं अपने दोस्तों को बुला लिया करता था और शादी हो जाने के बाद थोड़े से पैसे उन लोगों को भी दे दिया करता था। वैसे तो वो दोनों ही अलग अलग जगह पर नौकरी पर लगे हुए थे, लेकिन वो लोग शाम को फ्री होते तो मेरे साथ साथ बहुत मेहनत किया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने केटरिंग के लोग नहीं रखे हुए थे। वेटर बनकर मैं और मेरे दोस्त ही बारात में आए हुए लोगों को खाना सर्व किया करते थे। मेरा शादी हॉल वाला काम पूरी तरह से बंद हो गया था। अब मैं खाली बैठा रहता था और सोचता रहता था कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सच्चाई साबित हो सके और पता चल सके कि आखिर शादी होने वाली दुल्हनों की इज्जत के साथ कौन खेल जाता है। एक दिन मैं बैठा हुआ अपना दिमाग लड़ा रहा था।
मैंने सोचा कि ऐसा कौन अनजान इंसान है जो ये गलत काम करेगा, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-2 शादियों में हो चुका है। फिर मैंने ध्यान लगाया कि दोनों ही दुल्हनों के साथ ये सब बारात आने से पहले ही हुआ था। उस हिसाब से तो बारात वाले लोग तो दुल्हन के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यही था कि ये जो कोई भी था वो हम ही लोगों में से कोई था। लोगों का शक मुझ पर जा रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैंने ऐसा किया भी नहीं है। मेरे साथ आखिर कौन होता है? मेरे परिवार में भी कोई नहीं है। फिर अचानक मेरा ध्यान मेरे अपने दोस्तों पर गया, मगर मैं अपने दोस्तों पर शक नहीं कर सकता था। मेरे दोस्त बहुत मेहनती थे। आखिरकार वो पैसे के लिए काम करते थे, तो फिर वो ऐसा क्यों करते थे? लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद मेरा ध्यान अपने एक दोस्त अखिल पर गया, जो कि इन दोनों बार दुल्हन की शादी की रस्में होने से पहले किसी न किसी काम का बहाना लेकर बीच फंक्शन से ही गायब हो गया था। सबसे पहली बार जब ऐसा हुआ था तो बारात आने से पहले अखिल ने कहा था कि उसके घर से फोन आ गया, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने घर को चला गया था और फिर पूरे 2-3 दिन तक वो वापस नहीं आया था। और जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो अखिल कहने लगा कि उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, मगर 1 घंटे बाद वो वापस नहीं आया था। जबकि दूसरी वाली शादी में भी वो 2-3 दिन के बाद ही मेरे पास आया था, क्योंकि मैं उसे पैसे दिया करता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अखिल पर शक करके सही कर रहा हूँ या गलत। लोग मेरे घर से शादियां करने पर बहुत ज़्यादा डर गए थे। पूरे गांव में यही अफवाह फैल गई थी कि इस लड़के के शादी हॉल को कोई भी शादियों के लिए किराए पर मत लेना, क्योंकि इसके यहाँ से शादी होने वाली लड़कियां शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खो देती हैं और फिर इस शादी के बाद उन्हें उनके पति तलाक देकर घर से निकाल देते हैं। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा था। मेरी मम्मी को मेरी बहनों की शादी की फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि वो भी जवान हो गई थी। वैसे तो एक बहन की शादी के लिए तो मैंने थोड़ा सा दहेज इकट्ठा कर लिया था, लेकिन मेरी दूसरी बहन के लिए उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और मेरी दोनों ही बहनें एक जैसी ही उम्र की थी, इसलिए मैं उन दोनों की शादी एक ही दिन कर देना चाहता था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गांव वालों के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं, उन्हें कैसे बताऊं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। न जाने क्यों गांव के लोग ऐसा होने पर मुझे सजा दे रहे हैं। हालांकि मेरे हॉल से लोग बहुत सारी शादियां कर चुके हैं और आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। न जाने क्यों इन दोनों शादियों में ही ऐसा हुआ था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि दोनों ही बार जमींदार की बेटी और जमींदार के भाई की बेटी के साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब जरूर इस बात का कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे कुछ न कुछ करके तो ये बात पता लगानी ही थी कि आखिर ये सब कुछ किसने किया था, ताकि सब कुछ खुलकर गांव वालों के सामने आ सके और मैं इज्जत से सर उठाकर जी सकूं और मेरा काम भी वापस से चलने लगे। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और मैं अकेला ही गांव के सरपंच के पास चला गया। गांव के सरपंच जी के पास जाने के बाद मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ था वो उनको बता दिया और उनसे कहा कि आप मेरा साथ देंगे तो जरूर हम उस इंसान को पकड़ पाएंगे जिसकी वजह से लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी मदद करने के लिए सरपंच जी तैयार हो गए थे। इसीलिए सरपंच जी ने उसी जमींदार की छोटी बेटी की शादी मेरे शादी हॉल में करवाने का फैसला किया और फिर शादी का दिन भी तय कर दिया गया था। सारे गांव में ये बात फैला दी गई थी कि अब जमींदार की दूसरे नंबर वाली बेटी की शादी है और उसकी शादी का निमंत्रण सारे गांव वालों को दे दिया गया था। गांव वाले इस बात से कंफ्यूज हो रहे थे कि जमींदार इस बार भी क्यों मेरे घर से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। लोग जमींदार से बहुत सारे सवाल कर रहे थे, मगर जमींदार ने किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो भी मेरे प्लान में शामिल था। और फाइनली शादी का दिन भी आ गया था। बारात आने से आधा घंटे पहले मैंने दुल्हन के कमरे को अच्छी तरह से जांच लिया था और अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि वो लोग सही समय पर काम करवाने के लिए शादी हॉल में आ जाए। इस बार भी जमींदार की छोटी बेटी की शादी है और वो मेरे ही हॉल से शादी करना चाहता है। शाम के टाइम तक मेरे दोनों दोस्त मेरे घर आ गए थे, जबकि शादी के लिए खाना बनना शुरू हो गया था और हमने भी शादी हॉल में सजावट कर ली थी। धीरे धीरे मेहमान आना भी शुरू हो गए थे। दुल्हन भी हॉल में आ गई थी और दुल्हन को उसके कमरे में भेज दिया गया था और लड़कियां उसे तैयार करने के बाद बारात के स्वागत में बिजी हो गई थी। मगर मैं अपना मोबाइल लेकर अपना काम करने के लिए बैठ गया था, क्योंकि मैंने दुल्हन के कमरे में पहले ही कैमरे लगवा दिए थे और उनको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था ताकि देख सकूं कि कमरे के अंदर कौन कौन जा रहा है।
कुछ लड़कियां थीं जो दुल्हन से बातचीत कर रही थीं और फिर उसके बाद वो भी कमरे से बाहर आ गई थी। दुल्हन कमरे में अकेली बैठी हुई थी, मगर ये देखकर मैं दंग रह गया था कि दुल्हन के कमरे में जाने वाला इंसान मेरा दोस्त अखिल था और उसके हाथों में एक फूलों की थाली थी। वो फूलों की थाली कमरे के अंदर लेकर गया था। ये सफेद चमेली के फूल थे। आखिर इन सफेद रंग के फूलों का तो पूरे प्रोग्राम में कोई काम ही नहीं था और ना ही ये फूल हमने किसी काम के लिए मंगवाए थे। फिर अखिल दुल्हन के कमरे में सफेद रंग के फूलों की थाली रखकर कमरे से बाहर चला आया था। ये बात मेरी समझ नहीं आई थी। मैं अपने मोबाइल से दुल्हन के कमरे का नजारा साफ साफ देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा दुल्हन बैठे बैठे अचानक बिस्तर पर गिर गई थी। इसका मतलब ये था कि वो बेहोश हो गई थी, मगर वो बेहोश कैसे हुई थी, ये बात तो मेरी समझ नहीं आई थी। अगले ही लम्हे कमरे के अंदर आने वाले इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दोबारा मेरा दोस्त अखिल दुल्हन के कमरे में आया और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया। फिर वो धीरे धीरे दुल्हन के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने झट से मोबाइल बंद किया और मैं 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर दुल्हन के कमरे में चला गया। देखा तो दुल्हन के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने झट से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला, इसलिए मैंने दरवाजे को तोड़ दिया था। मेरे साथ काफी सारे लोग थे। उन सब लोगों ने अखिल को दबोच लिया और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जबकि दुल्हन अभी भी बेहोश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कुछ औरतों ने कमरे के अंदर जाकर दुल्हन को होश में लाने की कोशिश की, मगर दुल्हन होश में नहीं आ रही थी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और अखिल को हम सब लोग पकड़कर नीचे की तरफ ले आए थे, जहां पर शादी का समारोह हो रहा था। पहले ही मेरे साथ के लड़के अखिल को काफी मार चुके थे और धकेलते हुए उसे नीचे लेकर आ गए थे। शादी का समारोह बंद कर दिया गया था। सब लोगों के सामने अखिल को कहा गया कि तुम सच्चाई बताओ, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। डॉक्टर ने दुल्हन के बारे में बता दिया था कि ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। मैंने अखिल से सवाल किया कि बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी करतूत की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों को लगता है कि दुल्हनों के साथ ये सब कुछ मैं करता हूँ, मगर आज पता चला कि तुम ये सब कुछ करते हो। बताओ तुम क्यों दुल्हनों के कमरे में गए थे और दरवाजा बंद करने के बाद तुम उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अखिल कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो मेरा दोस्त था, मगर मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तब जाकर वो अपनी सच्चाई उगलने को तैयार हुआ था। गांव के सारे लोग मेरे घर के आगे जमा थे और अखिल के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। फिर अखिल ने बताया कि मैंने इन लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जैसा मेरी बहनों के साथ हुआ था, वैसा ही मैं इन जमींदारों की बेटियों के साथ करना चाहता था। 10 साल पहले की बात है। मेरी 2 जवान बहनें थीं। जब मैं शहर में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, हमारे घर पर कोई भी मर्द नहीं था, क्योंकि मेरे पिता मर चुके थे और मैं अपनी बहनों का इकलौता भाई और माँ का इकलौता सहारा था। इसलिए उन्होंने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि मैं पढ़ लिख कर उनका सहारा बन सकूं। मुझे एक दिन पता चला कि मेरी बड़ी दीदी ने आत्महत्या कर ली है। मेरी दोनों बहनें मुझसे बहुत प्यार किया करती थीं। अपनी दीदी की मौत की खबर सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैं कुछ दिनों के लिए गांव आ गया था। मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि मेरी दीदी ने आत्महत्या कैसे की, मगर इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। उस समय मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं था। काफी दिनों तक मैं अपनी माँ और बहन के पास रहा। मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मुझे शक में डाल देता। मुझे यही लगता था कि गरीबी भरे हालात से तंग आकर मेरी बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन फिर मैं अपनी बहन की मौत का सदमा आखिर कब तक कर सकता था। इसलिए मैं वापस अपनी पढ़ाई के लिए शहर आ गया। 6 महीने गुजरे थे कि दोबारा से मुझे खबर मिली कि मेरी छोटी दीदी ने भी आत्महत्या कर ली है। जब मैं घर आया तब ये देखकर दंग रह गया था कि मेरी दोनों बहनें ही आत्महत्या करने की वजह से इस दुनिया से जा चुकी हैं। आखिर उनके साथ ऐसा भी क्या हो रहा था जिसकी वजह से वो दोनों आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। अब घर में मेरी माँ अकेली रह गई थी और मैंने भी सोच लिया था कि अपनी माँ को अकेले नहीं रहने दूंगा। इसलिए मैंने शहर में रहना छोड़ दिया था और मैं रोज बस से शहर का आना जाना किया करता था। मेरी दोनों बहनों के बारे में पता नहीं चला कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। लेकिन जब एक दिन मैं अपनी छोटी दीदी के कमरे में गया और उनकी एक डायरी मेरे हाथ लग गई, तो मुझे अपनी दोनों बहनों की आत्महत्या की वजह पता चल गई थी।
मेरी छोटी दीदी मेरी बड़ी बहन की आत्महत्या के बारे में अच्छी तरह से जानती थीं, जिन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि मेरी बड़ी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था और बदनामी से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही जमींदार था, जिसकी बेटी को मेरी वजह से डाइवोर्स हुई थी। और साथ ही साथ मेरी छोटी दीदी ने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि उसी का छोटा भाई मुझे बहुत तंग करता है। कहने को तो वो दोनों भाई शादीशुदा हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर उनकी नज़र हम दोनों बहनों पर रहती थी। ऐसा वो लोग इसीलिए करते थे क्योंकि हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं था, और जिन औरतों के साथ मर्द का सहारा नहीं होता, इसी तरह से लोग गंदी नज़र डालते हैं। मरने से पहले मेरी दीदी ने उस डायरी में लिखा था कि मेरी इज्जत के साथ भी जमींदार के छोटे भाई ने खिलवाड़ किया है और अब मैं भी अपनी बड़ी बहन की तरह अपनी जान ले रही हूँ। और फिर अपनी डायरी लिखने के बाद मेरी बहन ने जहर खा लिया था। इन दोनों भाइयों की वजह से मेरी दोनों बहनें इस दुनिया से चली गईं। जब वो डायरी मैंने पढ़ी तभी मैंने ये फैसला कर लिया था कि एक समय में मैं इन दोनों की बेटियों के साथ भी ऐसा ही करूँगा और इन दोनों की बेटियाँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं चाहता तो अपनी बहन की डायरी गांव वालों के सामने भी ला सकता था, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकता था, लेकिन मैं जानता था कि इतने अमीर लोगों के सामने मुझ जैसे गरीब और कम उम्र के लड़के की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। आखिरकार मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। मेरी बूढ़ी माँ क्या कर सकती थी? वो तो बस अपनी बेटियों की मौत पर रोती रहती थी। मेरा बदला पूरा हो गया। आज जब मुझे पता चला कि जमींदार की दूसरे नंबर वाली बेटी की शादी होने जा रही है, तब भी मैं उसके साथ यही सब कुछ करने के लिए आया था। मगर आज तुम लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई। मैंने इन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया, बस मैंने अपना बदला पूरा किया। वैसे भी इस गांव में रिवाज है कि जान के बदले जान और इज्जत के बदले इज्जत, तो मैंने इस रिवाज को कायम किया और अपनी बहनों की इज्जत के बदले इज्जत का बदला लिया। अखिल की बात सुनकर हम सब लोग शर्मिंदा हो गए थे। हम सब की नजरें जमीन में गड़कर रह गई थी। मैंने अखिल से कहा कि तुमने इस लड़की को बेहोश कैसे किया? मैंने दुल्हन के कमरे में कैमरे लगवा दिए थे और मैं सब कुछ अपने मोबाइल में बैठा हुआ देख रहा था। तो वो कहने लगा कि मैं हर बार दुल्हन के कमरे में चमेली के फूलों की थाली लेकर जाया करता था और दुल्हन से कहता था कि ये फूल यहाँ पर रख देता हूँ, जब बारात आएगी तब इनकी ज़रूरत होगी। और जब चमेली के फूल कमरे में रख दिए जाते थे तो उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी और उस खुशबू में नशे की दवाई होती थी। जब वो नशे की दवाई दुल्हन के दिमाग को चढ़ती थी तो वो बेहोश हो जाती थी और फिर मैं कमरे के अंदर जाकर खामोशी से बारात आने से पहले पहले अपने काम को अंजाम दे दिया करता था। दुल्हन को ये बात पता ही नहीं होती थी कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। अपना काम करने के बाद मैं कमरे से निकल आता और फिर अपने घर को चला जाता था। इसलिए किसी को भी मेरे ऊपर कभी शक नहीं हुआ और मैं जानता हूँ कि हर बार इन लोगों ने तुम्हें ही इल्ज़ाम दिया। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों की मौत का बदला लेना चाहता था। अखिल ने सरपंच जी की तरफ देखकर कहा कि सरपंच जी, अब आप मेरी पूरी बात सुनने के बाद क्या फैसला करना चाहेंगे? क्योंकि इज्जत के बदले इज्जत का फैसला तो मैं कर चुका हूँ। सरपंच जी ने जब घूर कर जमींदार और उसके भाई की तरफ देखा तो उन दोनों ने अपनी नजरें झुका ली थीं। सरपंच जी ने फैसला किया कि इन दोनों भाइयों को इनके परिवार सहित पूरे गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि पूरे 10 साल पहले जो इन्होंने अखिल की बहनों के साथ किया वो सच में बहुत बुरा हुआ था। वो दोनों ही लड़कियां अपनी इज्जत को छुपाने की खातिर अपनी जान से चली गई थी और इन दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए ऐसा फैसला करना सरपंच जी के लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि ऐसा आने वाले समय में कोई भी किसी की बेटी के साथ ना कर सके। अखिल ने जो किया था वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था और फिर उसने उसकी वजह भी बता दी थी। वो हम सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। उसे तो माफ़ कर दिया गया, मगर जमींदार और उसके छोटे भाई को गांव से निकालने का ऐलान पूरे गांव में कर दिया गया था। जमींदार और उसका छोटा भाई सरपंच जी से माफ़ी मांग रहे थे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बात तो 10 साल पुरानी है और उन दोनों लड़कियों के मरने के बाद हमने किसी भी लड़की पर गलत नज़र डालने की कोशिश नहीं की, लेकिन सरपंच जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। सरपंच जी कहने लगे कि तुम दोनों की वजह से लड़कियों की इज्जत भी गई और उनकी जान भी गई। उनकी जान तो कभी वापस नहीं आ सकती और ना ही गई हुई इज्जत कभी वापस आती है। मैं तुम लोगों को गांव से इसीलिए निकाल रहा हूं क्योंकि इस गांव में तुम लोगों की बेइज्जती के चर्चे जब चारों तरफ घूमेंगे तो तुम लोगों की इज्जत भी इसी तरह से जाएगी जिस तरह तुम दोनों ने उन लड़कियों की इज्जत को रुस्वा किया था। तब तुम्हें एहसास होगा कि इज्जत जाने से इंसान को कितना बड़ा झटका लगता है।
सरपंच जी के इस फैसले से गांव के लोग बहुत खुश हुए थे। सरपंच जी ने फिर सब लोगों को बताया था कि आज आरुष की वजह से ये सच्चाई सबके सामने खुलकर आई है, क्योंकि ये इल्जाम आरुष पर लग रहा था। इसलिए उसने मेरे साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया, झूठी शादी का। आज जमींदार की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, बल्कि जमींदार की बेटी की झूठी शादी करवाई जा रही थी, ताकि हम आरोपी को पकड़ सकें। सरपंच जी ने अखिल से कहा था कि तुम चाहते तो ये बात हमें भी बता सकते थे, लेकिन तुम सही कहते हो, शायद हम लोग तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करते। उस समय तुम छोटी उम्र के थे, तुम्हें कोई भी आसानी से झूठा साबित कर सकता था। अब तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा हमारे गांव का कोई भी इंसान किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी की बेटी या बहन पर नजर उठाकर देखने की भी कोशिश की तो हम उसको पूरे गांव में बेइज्जत करके उसे अपने गांव से निकाल देंगे और वो कभी लौटकर हमारे गांव में वापस नहीं आ सकेगा। इसकी एक नस्ल भी हमारे गांव में नहीं रहेगी। सरपंच जी के इस फैसले पर सब लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि ये फैसला सिर्फ गांव के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि गांव की हर उस बेटी के लिए था, हर उस बहन के लिए था जो सर उठाकर इज्जत के साथ गांव में चल सके, गांव में रह सके और अपने अपने घरों में सही सलामत रह सके। अखिल की बहनों के साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन लोगों ने उनके घर में किसी मर्द के ना होने का फायदा उठाया था। चोरी चुपके ये लोग घर के पीछे के रास्ते से अखिल के घर में घुस जाते थे और उसकी बहनों के साथ गलत काम करते थे। उसकी बहनें तंग आ चुकी थी, इसलिए एक एक करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी बहन बेटियों की हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए अगर आपके गांव, कस्बे या फिर आपके शहर में भी लड़कियों की इज्जत के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है तो आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा रखें। वो सजा से इतना डर जाएं कि किसी की बहन बेटी को गंदी नजर से देखने की उनके अंदर हिम्मत भी न रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।